जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आपका वेलकम है आपके प्यारे से चैनल न्यू लाइट प्रयास, जो सिंह सर के सुपरविजन में सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि न्यू लाइट की पूरी टीम ये प्रयास करे कि आप जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज में पहुंचे और अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचे अच्छी रैंक के साथ। हमारे रिस्पेक्टेड सिंह सर का एक ही विजन है, एक ही नारा है, एक ही स्लोगन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और उसी मिशन के तहत लगातार आपके पेपर कराए जा रहे हैं। और आज आपका SBTS 15 था पेपर, अगर देखा जाए तो PYQ मॉडिफाइड था जैसा नीट में आता है और NCERT बेस्ड था। अब अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह एक्ट कराना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहली चीज हाई रेजिस्टेंस, ऐड हाई रेजिस्टेंस, ऐड हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इट्स कॉइल। ये बड़ी प्यारी चीज है, बड़ी सिंपल चीज भी है। हमें पता है कि अगर ऐड करेंगे हम हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कोयल के साथ तो वो प्रिवेंट कर देगा। अच्छा हाँ, इसके पीछे का रीजन होता है दिस इज टू प्रिवेंट डैमेज टू गैल्वेनोमीटर। ये होगा किसके लिए, प्रिवेंट करने के लिए गैल्वेनोमीटर बाय लिमिटिंग द करंट। बाय लिमिटिंग द करंट, हम करंट के वैल्यू को कम करने के लिए, ठीक है, ऐसा करेंगे दैट पासिंग थ्रू इट, दैट पासिंग थ्रू इट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, तो यहां से आपका पहला आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल थीटा इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट बाय द रिलेशन। अच्छा, हमें पता है कि स्केल ड्यू टू लीनियर स्केल, ड्यू टू लीनियर स्केल, स्केल कैसा है, लीनियर है। और हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर में हल्की सी भी करंट अगर फ्लक्चुएट होती है तो उसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमें यह भी पता है कि इस वजह से I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, थीटा। नहीं सर, हमें इस तरीके से नहीं, हमें पूरा एक्सप्लेन करके देखना है, तो वो भी देखते हैं। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम गैल्वेनोमीटर में जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रीस्टोरिंग। अब देखिए, डिफ्लेक्शन जितना टार्क के द्वारा होगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क का मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानते हो। अब वो रीस्टोरिंग किसके बराबर होगा, कपल के। कपल का मतलब यह है कि दो इक्वल अमाउंट के फोर्स लग रहे हैं। अब देखिए, यहां से अगर मुझे लिखना हुआ तो हम लिख सकते हैं NBA दैट इक्वल टू C थीटा, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। यहां से थीटा इक्वल टू अगर अपने को लिखना हुआ तो ये आ जाएगा NBA बाई C। यहां से हमें मिल गया I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब थीटा क्या है आपका वो भी पता है आपको, एंगुलर ट्विस्ट है, N आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, B मैग्नेटिक फील्ड है, A से एरिया है, ठीक है। और ये जो C थीटा लिख रहे हैं यही क्या है आपका, रीस्टोरिंग कपल है। ये आपका क्या है, रीस्टोरिंग कपल है, जैसा कि लिखा गया है। चलिए अब देखते हैं। तो इस तरीके से दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। इन ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -57 सेंटीमीटर आर कंबाइंड टुगेदर, व्हाट विल बी देयर रिजल्टिंग पावर। तो देखिए, अब P1 को अगर अपने को लिखना है, पहले को P1 लिखते हैं तो P1 कितना हो जाएगा, 100/100, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 डायोमीटर। इसके बाद दूसरा हम लिखना चाहेंगे P2, दूसरे लेंस का। पहला हम लोगों ने कॉन्वेक्स के लिए लिखा है, दूसरा कॉनकेव के लिए लिख रहे हैं, तो -100 बाई कितना हो जाएगा, 57। अगर ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 57 टू 1.75, ऐसी कुछ वैल्यू आएगी माइनस में।
अब अपने को पावर लिखना है कॉम्बिनेशन का, तो P इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2 यानी 1 माइनस 1.75 यानी आ गया माइनस 0.75 डायोप्टर। तो माइनस 0.75 डायोप्टर चौथा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन की संख्या को आगे बढ़ाया जाता है। ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा, स्टेशनरी है। अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है मतलब वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो F इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, QVB साइन थीटा। सर यहां पे ये हिस्सा जो है वेलोसिटी जो है वो तो सर जीरो है, तो जीरो है इसका सीधा मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जब फोर्स ही जीरो है तो वो रेस्ट में है, तो वो किस में रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, रिमेंस स्टेशनरी ही, दूसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इन अ सिमिलर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आर कंबाइंड टुगेदर इन 3 ways as shown in adjoining figure, the ratio of focal length in 3 cases will be। अब देखिए हमें पता है कि इसका अगर हम देखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 2F। इसका भी क्या हो जाएगा, 2F। अब यहां से हम पावर भी लिखना चाहेंगे तो P इक्वल टू लिख सकते हैं P1 प्लस P2। इसी तरीके से 1 अपान F लिखना हुआ तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2। ये बराबर आ जाएगा 1 अपान 2F प्लस 1 अपान 2F, और यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 2/2F यानी 1/F। यहां से आ गया F इक्वल टू F। यानी तीनों केस में किसी में भी देखेंगे तो हमें फोकल लेंथ क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यानी कौन सा आंसर होगा, पहला। क्योंकि अब तीनों का हम देखेंगे तो इसका भी फोकल लेंथ का जो रेशियो आएगा वो 1, इसका भी 1, इसका भी 1, FF ही आएगा। तो ये एक्चुअल रेशियो बन रहा है 1:1:1, और आंसर सही होगा हमारा सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। When a charged particle moves perpendicular to a magnetic field, then देखिए अब हम लोग देखते हैं, when a charged particle moves perpendicularly to magnetic field। अगर हम इसको मूव करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली तब, देन अब जब पार्टिकल को हम मूव करा रहे हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, मैग्नेट की फील्ड के, तो वहां पे हमें पता है कि ठीक है पाथ विल बी सर्कल। पाथ कैसा होगा, पाथ विल बी सर्कल। पाथ हमारा सर्कल होगा एंड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, एंड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ये बड़ी प्यारी लाइन अगर आप देखोगे तो ये लिखा भी है आपकी एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी से इस लाइन को प्लग किया गया है, चुराया गया है। पाथ विल बी सर्कल, दूसरा स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब यहां पे देखें कि स्पीड कांस्टेंट का मतलब वही, स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज। जो स्पीड होगी पार्टिकल की वो चेंज नहीं होगी। अब देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी का अगर हम यहां पे बात करें, पार्टिकल वेलोसिटी की तो दो चीजें हो सकती हैं। वेलोसिटी कंपोनेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी कंपोनेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा वेलोसिटी कंपोनेंट अब देखिए परपेंडिकुलर टू अगर हम देखेंगे तो ये कैसा मिलेगा हमें, स्ट्रेट लाइन। कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। दूसरा अगर हम परपेंडिकुलर देखेंगे तो यहां पे हमें पाथ कैसा मिलेगा, सर्कल। तो ये बड़ी प्यारी चीज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड लेंस इज इसेंशियली, कि कंपाउंड लेंस का जो होगा वो हमेशा, अगर हम बात करेंगे तो पहली चीज की लेंस पे ध्यान देंगे, तो लेंस कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हैविंग स्मॉल फोकल लेंथ, हैविंग स्मॉल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ उसकी कैसी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, एंड स्मॉल एपर्चर, एंड स्मॉल एपर्चर, उसकी फोकल लेंथ भी स्मॉल होनी चाहिए और एपर्चर भी कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। यानी अगर हम बात करेंगे तो इसेंशियल कंडीशन में यह होता है कि पहले लेंस क्लोज होना चाहिए ऑब्जेक्ट के, लेंस क्लोजेस्ट टू स्पेसिमेन, यह जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्पेसिमेन रखा हुआ है, उसके क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इनिशियल मैग्निफाइड इमेज। इस तरीके से सेवंथ का आंसर देखेंगे तो फोर्थ हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, ये फोर्थ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। A convex lens is made up of three different material as shown in figure for a point object placed on its axis, number of image। देखिए सीधे इसमें कुछ नया नहीं जानेंगे, हम लोगों को नीट का पेपर देना है तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे इस चीज को कि नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, इंडेक्स। अब देखिए कितने हैं, तीन हैं फॉर गिवन लेंस, ये बराबर होगा नंबर ऑफ इमेज, जितना रिफ्रैक्टिव। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तीनों का अलग अलग है तो तीनों की इमेज भी क्या देगा, अलग अलग देगा, तो यहां पे टोटल इमेज कितनी बनेगी, तीन। टोटल इमेज कितनी बनेगी, तीन, थ्री इमेज। विल बी, इमेज कितनी बनेंगी, तीन, तीन इमेज बनेंगी। अगर यहीं पे पांच मटेरियल होता तो कितनी बनती, पांच, तो इस तरीके से चौथा ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन N1 एंड N2 आर। अब देखिए यहां पे अगर देखें तो ये लाइन कैसी गई है, स्ट्रेट गई है, इसके बाद ये क्या हो रही है, डेविएट हो रही है। स्ट्रेट जाने के बाद ये क्या कर रही है, डेविएशन कर रही है। और अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो मीडियम यहां पे लेंस का आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है वो N1 दिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 दिया गया है। अब ये चीजें अगर हमें देखनी पड़ेंगी तो हमें यह बताना है कि अब जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी लो होगी वो आपका रेयर मीडियम होगा। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है, हाई है तो डेंसर मीडियम होगा। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो यहां मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, अब ये कंडीशन हमें देख के पता लग रहा है कि डेविएशन हो रहा है नॉर्मल से दूर, यानी क्या क्लियर हो रहा है कि जो ठीक है N1 और N2 का बिहेवियर हम देखें लाइट रे का तो हमें क्लियर हो रहा है यहां कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम
यानी मीडियम जो होगा वो डेंसर है किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस से। यहां से अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं n2 ग्रेटर देन n1, दूसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the central portion of a convex lens is wrapped in black paper as shown in the figure, तो देखिए अब हमने इस पे ब्लैक पेपर लगा दिया, ब्लैक कवरिंग कर दी है, कुछ भी कर दिया है, तो इमेज तो फॉर्म होगी। इमेज क्या होगा? बनेगा। फुल इमेज। पूरा इमेज बनेगा, बट एपर्चर डिक्रीजेज। एपर्चर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। सो ब्राइटनेस आल्सो डिक्रीजेज। तो फुल इमेज फॉर्म होगी, लेकिन वो क्या होगी? लेस ब्राइट होगी। तो 10th का आंसर कौन सा हो गया? दूसरा। आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज 40 सेंटीमीटर फॉर ईच सरफेस। कोई कॉन्वेक्स लेंस है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है कितना? 40 सेंटीमीटर। तो अब देखिए 1/f इक्वल टू, हमें पता है फार्मूला न्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। अब देखिए 1/f की बात करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 1.5 माइनस 1। दूसरा बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/40। R1 की वैल्यू 1/40 होगी, माइनस 1/40। अब यहां से हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2/40। ये कैंसल होगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 20 आएगा। तो इसे लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/2 इंटू 1/20, यहां से आ गया 1/40। तो 1/f इक्वल टू अगर 1/40 है तो यहां से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर होगा? पहला ही। If the wavelength of light in vacuum will be lambda, the wavelength in a medium of refractive index n will be। अब देखिए ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई नया कैलकुलेशन भी नहीं है, आप सिंपली कर सकते हो। n इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा वैक्यूम का, या n की जगह न्यू लिख देता हूं मैं, n ही दे रखा है, n दिया है, अपॉन लैम्डा किसका? मीडियम का। ये हमें पता होता है। तो इस तरीके से हमें पता है कि अब हम लोगों को लिखना है वेवलेंथ मीडियम में। तो वेवलेंथ अगर मीडियम में लिखना हुआ तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लैम्डा किसका? वैक्यूम का, अपॉन n, यहां से आ गया लैम्डा बाई n, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स होती है। फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। वेवलेंथ घटेगी लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया। प्रॉपर विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट placed at 10 centimeter in front of a lens has an image 20 behind it. What is the power of lens? अब इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा सिस्टमैटिकली करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहां पे लिख सकते हैं हम लोग 1/v माइनस 1/न्यू इक्वल टू 1/u है। अब यहां से वैल्यू हम लोगों को रखनी है, तो यहां से हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट 1/f इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20। ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा कैलकुलेशन भी नहीं मिलेगा जो हमें परेशान करे।
अब देखिए 1/f अगर अपने को लिखना है तो ये ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2/20 हो जाएगा प्लस 1/20, ये आ गया 3/20, यहां से आ गया f इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। अभी हम लोगों को पूछा क्या गया है, पावर। तो पावर के लिए हम कंफ्यूज नहीं होंगे, पावर इक्वल टू हम 100/f तब लिखते हैं जब f किसमें हो, इन सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहां पे हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो 100/20/3, 3 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 300/20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा +15 डायोप्टर। तो यहां से 13 का आंसर हो गया 4th। साइन कन्वेंशन में मुझे नहीं लगता कि आप परेशान होंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है। A monochromatic beam of light passes from denser medium to rarer medium as a result। अब ये प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए। कि हमें पता है कि अगर डेंसर से वो कहा जा रहा है रेरर में, तो थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। पहली चीज वेवलेंथ पे, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब वो डेंसर से रेरर की तरफ जा रहा है तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि ये जा कहां से कहां रहा है, डेंसर से रेयरर। इसको थोड़ा सा सिंपल वे में हम लोग समझ लेते हैं। डेंसर का मतलब इसमें ऑप्टिकल मीडियम पार्टिकल ज्यादा है, पार्टिकल ज्यादा होंगे तो स्पीड क्या होगी, लेस होगी। अगर रेयरर मीडियम है मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी कम है, यानी लाइट ज्यादा तेजी से जा पाएगी, तो स्पीड क्या है, हाई है। स्पीड क्या होगी, हाई होगी। सबसे आसान तरीका कॉमन सेंस से हम इसको कर सकते हैं, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब स्पीड पहले लेस थी डेंसर में, बाद में क्या हुई, ज्यादा, यानी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। तो डेंसर से रेयरर में जाने पे वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, वेलोसिटी इंक्रीजेज। तो इस तरीके से हमारा पहला आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहां हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज बनेगा उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो इस पे हम बोल सकते हैं कि इमेज जो बनेगा रियल बनेगा, इनलार्ज बनेगा, एंड अब ये बात बड़ी प्यारी है जो यहां पे नहीं लिखा है, उसको भी आप जान लीजिए कि इनलार्ज होगा। और हाँ देखिए तीसरा ये हो गया, चलिए छोड़िए, तीसरा ऑप्शन हो गया, क्योंकि हमें पता है कि रियल भी बनेगा और मैग्नीफाइड भी होगा। 15 के बाद 16, ए कन्वर्जेंट लेंस ऑफ 6 डायोप्टर, बड़ा प्यारा है। अब इसमें कंफ्यूज मत करना, P1 की वैल्यू आपको दे रखी है 6 डायोप्टर प्लस में, डाइवर्जिंग यानी पावर क्या, नेगेटिव, -2 डायोप्टर। अब आपसे पूछ रहा है कि पावर बता दीजिए कॉम्बिनेशन का, तो P1 प्लस P2 यानी 6 - 2 यानी 4D, 4 डायोप्टर पहला। A convex lens and a concave lens each having same focal length of 25 centimeter are put in contact to form a combination of lens। एक convex lens है, एक concave lens है, और focal length कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो यहां पे हम लोग लिखना चाहेंगे F1, देखिए पहले का हम लोग लिख रहे हैं तो ये 25 सेंटीमीटर प्लस में होगा, दूसरे का हम लिखेंगे तो F2 कितना होगा, कॉनकेव की वजह से -25 सेंटीमीटर है। और पूछा जा रहा है कि इसकी पावर कितनी होगी, तो हमें पता है कि P इक्वल टू हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस P2, ये हो जाएगा 100/25 प्लस 100 माइनस 25, यानी ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 - 1 यानी 0। तो पावर 0 आ गया, पावर क्या आ गई, 0 आ गई। इसको करने के और भी तरीके हैं, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे।
कि 1/f, यहां से ऐसे भी कर सकते थे, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो 1/25 माइनस 1/25 ये आ गया, ठीक है। यहां से ये वैल्यू आएगी 0, तो f इक्वल टू आ गया 1/0 यानी इनफाइनाइट। फोकल लेंथ कितनी आ गई? इनफाइनाइट। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन जो होगा वो आ जाएगा 1/f यानी 1/इनफाइनाइट यानी 0। पहला आंसर सही है। A symmetric double convex lens is cut into two equal parts by a plane containing the principal axis। अब इसको हम लोग कट कर रहे हैं और प्लेन इन्वॉल्व कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस का। देखिए यानी ऐसे कटिंग हो रही है। If the power of original lens are 4D, तो अब हमें पता है कि अगर इसका फोकल लेंथ f था तो इसका भी क्या होगा? f होगा। इसका भी फोकल लेंथ क्या होगा? f ही होगा। पावर 4D पहले थी तो डिवाइडेड लेंस का कितना होगा? तो फोकल लेंथ रिमेन अनचेंज, फोकल लेंथ रिमेन अनचेंज्ड, फोकल लेंथ चेंज नहीं हुई है। दैट्स वाई focal length remain unchanged, that's why power also remain unchanged। ये पावर भी क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4D। तीसरा, फिर बढ़ते हैं। ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी एक चीज हमें यहां पे बहुत अच्छी तरीके से हिंट दे दी गई है कि प्लेनो यानी पहले का R1 कितना? इनफाइनाइट। फिर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का आपको दे रखा है कि कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्व का, यानी ये कॉन्वेक्स हिस्से की बात करेंगे तो R2 हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर। बस ये ध्यान दीजिएगा कि पहला प्लस तो दूसरा माइनस 60 सेंटीमीटर। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है न्यू की वैल्यू 1.6। तो सबसे आसान तरीका है कि लेंस मेकर फार्मूला हम लोग लगा देते हैं। तो 1/f इक्वल टू न्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1.6 माइनस 1। अब R1 की जगह हम कितना रखेंगे? 1/इनफाइनाइट, क्योंकि देखो पहला हिस्सा कौन सा है? प्लेनो है। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? माइनस 1/60। अब ये -60 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0 प्लस 1/60। अब यहां से कैलकुलेशन अगर हम करना चाहेंगे तो 1/f इक्वल टू आ जाएगा 0.6/60। ये लिखा जाता सकता है 6/600 यानी 1/100। तो अब रेसिप्रोकल ले लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो f कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। कितना प्यारा आंसर है दूसरा। A thin lens of focal length f and aperture has diameter d। एक thin lens है। Now the central part of aperture up to diameter d/2 is blocked by an opaque paper। तो blocking a lens does not affect its geometrical configuration। कि अगर हम ब्लॉक कर रहे हैं तो उस दौरान कोई भी जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने वाला नहीं है।
मीन्स फोकल लेंथ रिमेन अनचेंज, मीन्स फोकल लेंथ रिमेन अनचेंज्ड। फोकल लेंथ क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा, यानी ये गलत और दो ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत। अब आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ा प्यारा पॉइंट है आगे। हाउएवर इंटेंसिटी विल बी रिड्यूस, लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी? घटेगी। अच्छा देखिए, अगर यही, अब समस्या ये है ना कि f और I/4 3I/4 दोनों I से कम है। अगर एक ज्यादा होता तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट आंसर हिट कर सकते थे। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ लेंस ऑफ डायामीटर डी, डायामीटर डी। अब ये आ जाएगा पाई d²/4 और ये एक्चुअली एरिया। अब एरिया ऑफ फ्रैक्शन कवर्ड, एरिया ऑफ फ्रैक्शन कवर्ड यहां पे हम देखेंगे तो d/2 यानी d बाई क्या हो जाएगा? 4, तो d/2 का d/2 यानी d/4। यहां पे हम ध्यान से देख रहे हैं, देखिए वो कह रहा है d/2 डायमीटर है, यानी रेडियस क्या हो जाएगा? d/4। ये रेडियस है प्रभु, ये आपका रेडियस है, गलती मत करिएगा। तो ये रेडियस है, यानी यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? πd²/16 यानी कितना? a/4। फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑफ अनकवर्ड फ्रैक्शन, एरिया ऑफ अनकवर्ड फ्रैक्शन, ये हमारा अनकवर्ड जो होगा वो कितना होगा? a-a/4 यानी कितना आ गया? 3a/4। जी हाँ सर, आ गया। इसके बाद हम चाहेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एरिया, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब देखिए, अगर पहले जो भी रहा हो इंटेंसिटी क्या थी? पहले आई थी, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर इंटेंसिटी एरिया कितना हो रहा है? 3a/4, तो इसका सीधा मतलब इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? 3I/4। तो कौन सा आंसर होगा? 3I/4। A telescope has objective of focal length 50 cm and eyepiece of focal length 5 cm। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव का कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर। आई पीस का कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। डी आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और इसके अलावा एक वैल्यू और दे रखी है 200 सेंटीमीटर। अब बड़ा प्यारा कैलकुलेशन है। पूछ रहा है कि सेपरेशन यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस का फार्मूला हम लोगों ने बड़ा अच्छा पढ़ के रखा हुआ है और सिर्फ वही वैल्यू रखनी है। L = हमें पता है कि हम क्या लिख सकते हैं? μ0 f0 अपान, अब ये हो जाएगा μ0 माइनस f0 प्लस, अगली डिस्टेंस जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई पीस अपान Fe प्लस डी। अब देखिए, पहला अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 200 इंटू 50 अपान 200 माइनस 50 प्लस Fe 5 इंटू डी कितना? 25 अपान 25 प्लस 5। अब यहां से वैल्यू अगर L की लिखनी हुई तो ये आ जाएगा कितना? 200 इंटू 50 अपान 150, ये कटेगा, यहां 1 आएगा, यहां 3 प्लस, अगले का देखेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 25/30। इसको कैंसिल कर दें तो ये
सॉरी इधर से कैंसिल करते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा। यहाँ 1 यहाँ पे 6, 25/6। ये आ जाएगा आपका 200/3 प्लस 25/6, एलसीएम 6 लेंगे तो ये हो जाएगा 400 प्लस 25/6, लगभग ये आपका 70.73 सेंटीमीटर आएगा। नियर अबाउट इसी को लिख देंगे 71 सेंटीमीटर, तीसरा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप है एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे कर रहा है कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस विजन 20 सेंटीमीटर दिया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो m इक्वल टू अपने को पता होता है मॉड में V0/μ0, उसके बाद क्या लिख सकते हैं 1 + d/f, ये हमें पता होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि हमें V0 पता नहीं है लेकिन हम पता कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं 1/V0 दैट इज इक्वल टू 1/f0 प्लस 1/μ0। अब ये वैल्यू डायरेक्ट रख दे रहा हूं मैं, कोई उसमें तो आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ये 4 तो 1/4 प्लस अगला कितना दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, तो 1/5 और ये 5 आपका किस साइन में जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5, ये हो जाएगा 5 - 4/20 यानी 1/20। तो यहां से V0 की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब अपने को जो चाहिए था वो डेटा अवेलेबल है, अब डायरेक्ट रख देते हैं। यहां पे इसको क्या लिखेंगे 20/5 1 प्लस डी की वैल्यू 20 दे रखा है अपान FE कितना दे रखा है 10। अब ध्यान से अगर हम कैलकुलेशन देखें तो ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 2, यहां से 4 × 3 यानी 12। मैग्निफिकेशन कितना आ गया 12। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। कॉन्वेक्स लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज कंबाइंड विद कॉन्वेक्स लेंथ ऑफ 6 मीटर फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ। गजब का क्वेश्चन है, मतलब इतना इजी क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो खुश हो जाना कि सर ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था। F1 की वैल्यू अगर रखना हुआ तो ये 10 सेंटीमीटर किसमें प्लस में, F2 लिखना हुआ तो F2 हमें पता है कॉन्वेक्स है, तो कौन सी साइन -6 सेंटीमीटर। अपने को फोकल लेंथ ही निकालनी है तो 1/f नेट निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 यानी आ जाएगा 1/10 - 1/6। ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर कितना 30 चला जाएगा, ऊपर ही ले लेते हैं, तो ये 30 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस इधर की तरफ लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 5 का 5/30। यहां से हम लोग लिखेंगे 1/f नेट दैट इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस में जाएगा -2/30, ये कटेगा -1/15। अगर हम ध्यान से देखें तो 1/f नेट दैट इज इक्वल टू 1/-15, यहां से बच्चों आ जाएगा f नेट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्या गजब का आंसर था दूसरा। इसके बाद का ठीक है, इसके बाद का जो भी डिस्कशन है मेरे प्यारे बच्चों, पेपर काफी इजी था इसलिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि अब पेपर इजी है और सारे क्वेश्चन आपकी आंख के सामने। जैन बच्चों, आज मैं आपको क्वेश्चन क्या SBDS का जो आपका टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 24 से डिस्कशन करने वाला हूँ। और जो 24 क्वेश्चन है कह रहा है डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर is made of glass of refractive index 3/2 when placed completely in water its focal length। देखो अगर हम एयर की बात करें तो ये आता है a μg -1
1/r1 माइनस 1/r2। अगर हम इसकी बात करें तो ये होगा W म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। डिवाइड कर दो F वाटर अपॉन F एयर, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो W म्यू जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A म्यू जी अपॉन A म्यू W माइनस 1। A म्यू जी कितना दे रखा है 3/2 माइनस 1। A म्यू जी 3/2, A म्यू W आपका 4/3 माइनस 1। ये ऊपर आया 1/2 और नीचे आ गया आपका 9/8 माइनस 1। तो ये 1/2 अपॉन 1/8 तो 8 आ जाएगा। तो आपको एक छोटा सा तरीका याद रखना है कि जो वाटर में फोकल लेंथ होती है, एयर में जो फोकल लेंथ होगा उसका 4 टाइम्स होता है, उसका जो होता है 4 टाइम्स होता है। अब एयर में फोकल लेंथ कितना दे रखा था 20 दे रखा था, 20 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस वजह से आपका राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। द कलर आर द कैरेक्टरिस्टिक बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ लाइट। तो बेटा जो कलर के लिए होता है, जो कलर के लिए होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। वो क्या होता है फ्रीक्वेंसी। जो कलर है लाइट का वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P शोन इन फिगर। देखो हम लोगों ने जो फार्मूला याद किया होता है कि म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये फार्मूला हम लोगों ने याद किया होता था और ये होता था ए। ये क्या होता था ए। अगर हम देखें तो x बराबर क्या हो गया √a² प्लस आर स्क्वायर। तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 लिखा है, मतलब √r² प्लस a स्क्वायर की होल पावर 3 लिखा हुआ है। तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बना म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब, क्या बन गया एक्स क्यूब बन गया। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पे 2 पाई भी होता है। ओके 2 पाई इस तरह। तो अपना जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो ये 26 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सिंगल करंट कैरिंग लूप इज बी। इफ करंट इज फ्लोइंग इन द लूप देन एरिया ऑफ लूप इज। देखो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड होगा, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड होगा। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I अपॉन 2r होगा। ओके ये क्योंकि नंबर ऑफ लूप्स तो दे नहीं रखे कि नंबर ऑफ टर्न एन दे रखे, तो यहां से r बराबर क्या है 2b आ गया। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर पाई म्यू नॉट I अपॉन 2b का स्क्वायर, म्यू नॉट स्क्वायर I स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। देख लेते हैं ऐसा कहां लिखा है, पाई म्यू नॉट स्क्वायर I स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। ऐसा मुझे दिख रहा है कि ऐसा थर्ड ऑप्शन पे लिखा है। कहां पे लिखा है थर्ड ऑप्शन पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आपका थर्ड ऑप्शन है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि करंट I1 I2 एंड I3 आर फॉलोइंग in a straight wire segment ABCD and EF. In XY plane as shown in figure, the magnetic field due to all current carrying wires at a point O. अगर आपके ये करंट कैरिंग वायर है, अगर इस वायर की एक्सिस पर, इस वायर की एक्सिस पर या यहां पर कहीं भी एक पॉइंट ले ले तो थीटा क्या हो जाता है जीरो। जब थीटा जीरो हो जाता है तो बायो-सैवर्ट लॉ से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ये जो पॉइंट दे रखा है आपका ओ,
इस वायर पे जो करंट है इस वायर की शीट पर भी है, इस वायर की शीट पर भी है और इस वायर की भी शीट पर है ना। तो इस पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आने वाला होगा वो कितना आने वाला होगा, 0 आने वाला होगा। तो 28 का आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, फोर्थ है। 29, अ लॉन्ग सोलेनाइड हैज 300 टर्न पर मीटर। ये जो आपका टर्न पर मीटर दे रखा है आपको 3000 सॉरी, ये एन दे रखा है, स्मॉल एन दे रखा है पर मीटर। करंट आपका दे रखा है 2 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनाइड, तो जो सोलेनाइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट आपका 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और एन आपका दे रखा है 300 और आई कितना होता है यहाँ पे 2 एम्पियर। तो ये आया 4 पाई की वैल्यू हो गई 3.14 इंटू 600 इंटू 10 की पावर -7, ये 24 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -5 आया। 314 इंटू 4 करेंगे 125 कैरी कर गया। 314 गुणे 2 करेंगे 628, 728, 753, ये हो गया 0.7536 इंटू 10 की पावर -3। ओके, ये आया टेस्ला, ये आया टेस्ला। अब ये 10 की पावर -3 को क्या लिख सकते हो, मिली टेस्ला लिख सकते हो और इस हिसाब से आपका जो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट होगा। क्या होगा, फर्स्ट होगा। चलिए पानी भी पी लीजिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे कि करंट आई इज फ्लोइंग इन अ गिवन शेप ऑफ कंडक्टिंग वायर ABCDE which consist of a straight segment and circular arc as shown in figure. The magnitude of magnetic field at a point A. अगर ये आपका एक सर्कुलर आर्क है, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा और ये डिस्टेंस या इस आर्क का रेडियस दे रखा है आर, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर ये होता है। ओके, और अगर हम बात करें थीटा की तो थीटा हमेशा रेडियन में लेते हैं, थीटा हमेशा किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं, ठीक है ना। सॉरी यहां पे 4 पाई आर होगा, थीटा हमेशा किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस आर्क की बात करूं तो इस आर्क के लिए जो रेडियस होगी वो क्या होगी, आर होगी, लेकिन इस आर्क के लिए जो रेडियस होगी वो 2r होगी। ओके, और देखो यहां पर इस आर्क में जो करंट का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि इस आर्क में करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज की वजह से कहां होगा, अंदर की ओर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहां पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो जब हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होंगे तो हम उनमें एक दूसरे को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़े में छोटा वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जरा हम इसकी वजह से इस आर्क, इसको नंबर 1 दे दिया नंबर, इसको नंबर 2 दे दिया, तो नंबर 1 की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखे तो B1 बराबर म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, 4 पाई आर ये आया। अगर हम B2 की बात करें म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 8 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि अब रेडियस क्या हो जाएगा, 2r। अच्छा मैं बोल रहा हूं कि इस पे आपका कहां होगा, अंदर की ओर, और इस पे आपका कहां होगा, बाहर की ओर। तो ये हो गया, ये हो गया। तो अगर हमें नेट निकालना है BA तो B1 माइनस B2, B1 माइनस B2, क्योंकि 4 पाई आर छोटा डिनोमिनेटर है, यहां पे ये बड़ा डिनोमिनेटर है, कुछ कॉमन दिख रहा है, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर कॉमन हो गया, ये आया 1 माइनस 1/2। तो फाइनली आंसर आया 8 पाई आर, और जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, इनवर्ड होगी। तो इस पे डायरेक्शन के लिए तो कुछ लिखा नहीं गया, अपना सही जवाब क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 31, द चार्ज ऑफ द पार्टिकल मूव इन अ सर्कल परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ।
अगर सर्कुलर पे घूम रहा है तो जो टाइम पीरियड होता है टी बराबर 2πm अपॉन क्यूबी, ये टाइम पीरियड का फार्मूला होता है। अब आप देख रहे हो कि जो टाइम पीरियड है वो एम पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। और यही बोला था कि इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, किस पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां पे स्पीड ऑफ पार्टिकल होगा 32। बेंट wire shown in figure carries a current I and is placed in a uniform magnetic field B that emerges outward the plane of figure. Calculate the magnitude of force acting on the wire. देखो F बराबर होता है I L क्रॉस B, L क्रॉस B। ओके, अगर हम बात करें वायर का टोटल लेंथ देखें तो यहां से ये वाला लेंथ कितना होगा, 2r होगा। तो वायर का जो टोटल लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर जो वायर रखा है वो इस प्लेन पे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो L और B के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 होता है 1। तो F बराबर I, L की जगह क्या हो जाएगा 4R और ये हो जाएगा B। तो F बराबर 4BIR, ये आपका ओवरऑल बनेगा। तो आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट। तो 32 का आपका फर्स्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट है, कह रहा व्हेन अ चार्ज पार्टिकल विथ स्पीड v इंटर्स in a uniform transverse magnetic field, the linear momentum of charge particle moving inside the field remains same। अगर बात की जाए तो यहां पे आप देख रहे हो कि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है। इस वजह से अगर उसको अपने को कांस्टेंट बोलना है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन अनचेंज रहनी चाहिए, जबकि यहां पे हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस वजह से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यहां पर मोमेंटम आपका क्या है, कांस्टेंट है। मोमेंटम यहां पे क्या है, वेरिएबल है ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूव इन अ सर्कल इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव। आप समझ सकते हो कि यहां पे जो फोर्स लगेगा, वो हर एक पॉइंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होकर सेट करेगा। और आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो फोर्स होगा इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, और जब ये फोर्स इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। W बराबर एफ डी कॉस थीटा, और यहां पे थीटा कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, तो W क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, एक तो तरीका ये है सोचने का। दूसरा तरीका क्या है कि जो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सेकंड तरीका मैं बता रहा हूं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम W बराबर डेल्टा के। अब यहां पे स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। स्पीड कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा के क्या हो जाएगा, 0। जब डेल्टा के 0 हो जाएगा तो W क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो यहां पर आपका जो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इनकरेक्ट, तो आपका राइट आंसर इज फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका जो सही जवाब है वो फोर्थ है। अगला क्वेश्चन, अ चार्ज Q इज इनिशियली एट t बराबर 0 सेकेंड मूविंग विथ अ वेलोसिटी v बराबर 3i कैप मीटर पर सेकेंड
If magnetic field and electric field in the region is 5J cap Tesla and minus 15K cap Newton per Coulomb, then velocity of charge Q at 3 सेकेंड। एक बात देखो यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड है। जब दोनों फील्ड होंगे तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा F बराबर Q E वेक्टर प्लस V क्रॉस B, V क्रॉस B, ये नेट फोर्स होगा। Q तो Q दे रखा है आपको, E कितना दे रखा है माइनस का 15K का प्लस V कितना दे रखा है 3I कैप क्रॉस B कितना दे रखा है 5J कैप। ये 15I क्रॉस J आया और I क्रॉस J को क्या बोल सकते हैं, I क्रॉस J को बोल सकते हैं K कैप। और ये जीरो आ गया, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब जो उसका एक्सीलरेशन है वो भी क्या हो गया, जीरो। एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो वेलोसिटी टी बराबर जीरो पर रही होगी वही वेलोसिटी टी बराबर 1 पे भी रही होगी, वही वेलोसिटी आपका टी बराबर 2 पे भी रही होगी। तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा टी बराबर 3 सेकंड पे वही वेलोसिटी होगी जो 0 सेकंड पे थी। तो आपका राइट आंसर इज 3I कैप एंड राइट ऑप्शन इज फोर्थ, राइट ऑप्शन इज फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। A circular coil of radius 4 cm of 20 turns carries a current of 3 amperes. It is placed in a magnetic field of intensity 0.5 Weber per meter square. The magnetic dipole moment of the coil. तो अगर हम बात करें यहां पर तो रेडियस कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है, टर्न कितने दे रखे हैं 20, करंट कितना फुल हो रहा है 3 एम्पियर। अच्छा, ये सर्कुलर कॉइल है, तो अगर हम करंट लूप की बात करें तो करंट लूप की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है NIA। N कितना हो गया आपका 20, I आपका कितना हो गया 3 और A हो गया पाई R स्क्वायर 60, पाई हो गया 3.14, 16 इंटू 10 की पावर -4। ये आपका आया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आंसर आ रहा है कि 314 गुणे 6 करें 1884 188 और 314 गुणे 9 करेंगे कितना आएगा 25 12 314 गुणे 9 करोगे 36 12 28 और प्लस 188 किया 14 11 0 3 3014 दो ये हो गए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.30144 आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 0.3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो अपने हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका सेकंड ऑप्शन होगा। 36 lenses of power 3D and -5D are combined to form a compound lens and object is placed at a distance of 50 cm from this lens. Its image will be formed at a distance from the lens. तो वो पावर अगर निकाले P बराबर P1 प्लस P2 तो P बराबर आ जाएगा माइनस का 2 डायोप्टर, फोकल लेंथ हो जाएगा 100/P सेंटीमीटर
तो माइनस का 50 सेंटीमीटर है, मतलब ये कॉन्केव लेंस बनेगा जो भी कंबाइंड लेंस से बनेगा, और 1/f बराबर लेंस का फार्मूला होता है। तो ये माइनस का 1/50 हो गया, और साइन कन्वेक्शन के हिसाब से u आपका माइनस होता है तो प्लस 1/50 हो गया। यहां से v बराबर आ गया माइनस का 25 सेंटीमीटर। माइनस साइन बता रहा है जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा और कितनी डिस्टेंस पर बनेगा, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगा, ठीक ना। तो आपका 36 का आपका फर्स्ट ऑप्शन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट आर करेक्टली। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नॉर्थ से निकलती है, वो नॉर्थ पे निकलती है, साउथ पे जाती है, ओके। और चुंबक के अंदर होते हुए फिर कहां पे आती है, नॉर्थ पे आती है। तो इस तरह ये लोग एक क्लोज लूप बनाती है। तो देखो अंदर नहीं दिखाया गया है, बेकार हो गया, उल्टा दिखा दिया गया, बाहर अलग डायरेक्शन अंदर अलग डायरेक्शन, गड़बड़ हो गया। नॉर्थ से निकल रही है, साउथ पे इंटर हुई, फिर नॉर्थ पे। तो अपना राइट जो रिप्रेजेंटेशन है कहां पे दिख रहा है, फोर्थ पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका फोर्थ ऑप्शन। 38, टू आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट्स ईच ऑफ लेंथ L and pole strength M are placed at right angle to each other with north pole of one touching south pole of other, magnetic moment of the system. कुछ ऐसा होगा, एंगल 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री, जो डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। तो इसको हम आगे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे, तो एंगल कितना आ गया, 90 आ गया। और जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है m इंटू एल है, m इंटू एल है, तो थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो जो m नेट होगा √m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। तो m नेट बराबर, जब m1 और m2 बराबर ही आ रहे हैं तो ml का स्क्वायर प्लस ml का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √2ml ये। तो आपका राइट आंसर होगा थर्ड। तो 38 का आपका थर्ड हो गया। 39, a charged particle enter a magnetic field H with its initial velocity making an angle 45 degree with H. The path of projectile will be. अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे इंटर कर रहा है, अगर B और V एक दूसरे के पैरेलल है, थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है, जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। अगर ये परपेंडिकुलर है तो जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है। लेकिन अगर थीटा 0, 180 और 90 को छोड़ के कुछ और है तो फिर वो हेलिक्स होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। तो 39 का आपका फोर्थ ऑप्शन है। A magnet of magnetic moment M is situated with the axis along the direction of magnetic field of strength B. The work done it by an angle 180 degree will be. यहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन पर है। तो इस वजह से अपने को जो फार्मूला लगाना है MB 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा यहां पे दे रखा है 180 डिग्री, और कॉस 180 आपका होता है -1। क्या होता है, -1। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे क्या आ जाएगा, 2 MB आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 MB आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। आपको कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ F बराबर आपने पढ़ा I/BL sin थीटा, और इस क्वेश्चन में आपको F/L निकालना है। I/B sin थीटा बचाइए। I क्या दे रखा है आपको, 8 एम्पियर, B 0.5, sin 30, और sin 30 क्या है आपका 1/2 है। 2 से डिवाइड कर दिए 4 आया, ये आपका आ गया, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर। तो इसके हिसाब से आपका राइट आंसर भी होगा सेकंड। तो 41 का आपका सेकंड हो गया। 42, a closely wound solenoid of 800 ton and area of cross section 2.5 into 10⁻⁻4 meter square carries the current of 3 ampere. What is its associated magnetic moment?
यहां पर भी आपको वही फार्मूला लगाना है, m बराबर n i a, ओके। n आपका 800, i आपका 3 और a आपका 2.5 इंटू 10⁻⁴, तो ये 77.5 इंटू 800, अब 800 का मतलब हो गया 10⁻², और 75 इंटू 8 करोगे क्या आने वाला है, तो ये 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ गया। तो अपना राइट आंसर होगा जूल पर डेसिमल भी आंसर सही है। ऑप्शन में क्या बोलते हैं उसको, वो यूनिट चेंज है, लेकिन आंसर तो यही आना है 0.6 जूल पर टेस्ला। तो आपका 42 का आपका कौन सा ऑप्शन से होगा, फोर्थ होगा। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ट्रू। मैग्नेटिक कौन सा आपका ट्रू है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट और अ सोलेनोइड फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप, हाँ बिल्कुल अभी बताया कि नॉर्थ पोल से निकलते हैं, साउथ पोल पे एंटर करते हैं और फिर उसके अंदर होते हुए नॉर्थ पोल पर आ जाते हैं। द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, बिल्कुल सही है। किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उस पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ये भी सही है। द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी। जहां पर आपका नंबर ऑफ लाइंस जितना ज्यादा होने वाला है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होने वाला है, उतना ही ज्यादा होने वाला है, ठीक है। इस वजह से वहां पर उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी नंबर ऑफ लाइंस के हिसाब से। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो फिर अपने को किसके साथ जाना पड़ेगा, ऑल ऑफ दिस के साथ जाना पड़ेगा। तो 43 का आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। 43 का आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। if an electron of velocity 2i cap plus 3j cap, ये v दे रखा है, is subjected to a magnetic field of 4k cap, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। देन इट्स, देखो यहां पर अगर हम बात करें तो देखो ये आपका xy प्लेन होगा, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर जो v होगा और जो b होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जो v होगा और जो b होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और आप देखेंगे कि पाथ जो होगा वो सर्कुलर होगा, मतलब हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा होगा। और स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और पाथ मस्ट बी सर्कुलर। मोमेंटम इज कांस्टेंट नहीं, मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है। तो ए बी सी ये तीनों सही है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ f/2 फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, द इमेज विल बी। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ क्या दे रखा है, f दे रखा है। तो फार्मूला लगाया गया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u 1/f साइन कन्वेक्शन। ध्यान से देखोगे तो v बराबर क्या दिख रहा है आपको, f दिख रहा है। v बराबर क्या दिख रहा है, f दिख रहा है, वो भी माइनस का, वो भी किसका, माइनस का दिख रहा है। तो ये पता चल गया कि जो माइनस साइन है ये बता रहा है कि वर्चुअल है, ठीक है। एक तो ये पता चल गया कि वर्चुअल है, ठीक है ना। और m बराबर होता है v/u। डबल साइज का हो जाएगा, ठीक है ना। और एट द 1 फोकी, तो ये तीनों ऑप्शन, तीनों चीजें कहां मिल रही है, फर्स्ट पे। तो 45 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए ये आपका सोल्यूशन है 24 से 45 तक।